जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोगों ने समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिया है और समतल दर्पण के गुणों के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था पिछले वीडियो में। अब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। सबसे पहले गोलीय दर्पण के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में जानेंगे और वस्तु के हिसाब से जो प्रतिबिंब बनता है उसका किरण आरेख आगे हम लोग चलकर जानेंगे और उसके बाद ही हम लोग दर्पण के सूत्रों को स्थापित करेंगे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण तथा इनके महत्वपूर्ण बिंदु। तो बच्चों, ऐसा है कि कोई भी गोलीय दर्पण पारदर्शी गोले के काट से बनी होती है। मान लेते हैं बच्चों कि ये एक पारदर्शी गोला है। ऐसे तो बोर्ड पर ये सर्किल दिख रहा है, लेकिन इसे हम लोग 3 डायमेंशन में ऐसा मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक गोला है। तो इस गोले के यदि काट को लिया जाए तो इस प्रकार से बच्चों गोले के काट को हम लोग ले लेंगे इस प्रकार से। अब यदि गोले के काट के उत्तल सतह को हम लोग यदि चांदी के द्वारा कलई कर लें, इस प्रकार से चांदी अर्थात रजत के द्वारा इसे कलई कर दिया जाता है बच्चों, तो ये अवतल दर्पण का रूप ले लेता है। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे बच्चों? तो किसी पारदर्शी गोले के काट के उत्तल सतह को यदि चांदी से कलई कर दिया जाए तो इसका अवतल सतह जो है वो चमकीला हो जाता है, अर्थात परावर्तक सतह जो है वो अवतल हो जाता है। इसीलिए इसको अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। और यदि उत्तल दर्पण बनाना होता है तो गोले के पारदर्शी काट के अवतल सतह को यदि रंग दिया जाए तो इसका उत्तल सतह जो है वो चमकीला हो जाएगा और तब वो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ऐसा है बच्चों, कोई भी दर्पण जिस पारदर्शी गोले के काट से बनी होती है उसका जो केंद्र है बच्चों, ये केंद्र, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये है वक्रता केंद्र। और बच्चों ऐसा है कि जो ये पारदर्शक गोले के काट से बना हुआ जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो भी हो, इसका जो परावर्तक गोलीय सतह होगा उसके केंद्र को अर्थात उसके मध्य बिंदु को पोल कहा जाता है। ये पोल हो गया, पोल का हिंदी ध्रुव। तो ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया बच्चों। अब ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक अक्ष होगी बच्चों, इस प्रकार से जो भी काल्पनिक अक्ष होगा, इस काल्पनिक अक्ष को प्रधान अक्ष कहा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। तो एक तरफ हम लोग मिटा देते हैं इस प्रकार से, ठीक ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बच्चों कि ये अवतल दर्पण बन चुका है। अब अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। बच्चों बाद में हम लोग साबित कर पाएंगे कि हवा में रखी हुई कोई यदि अवतल दर्पण है तो ये P अर्थात ध्रुव और ये जो वक्रता केंद्र है ठीक इसके बीच में ये फोकस होगा, ये फोकस होगा बच्चों, ठीक ना। और जो दर्पण होती है उसके ध्रुव से सारी दूरियों को मापी जाती है।
और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर की सारी दूरियां निगेटिव अर्थात ऋणात्मक मानी जाती है और दाईं ओर की सारी दूरियों को धनात्मक मानी जाती है। ऊपर की ओर की दूरी को पॉजिटिव और नीचे वाली दूरी को निगेटिव अर्थात ऋणात्मक माना जाता है बच्चों। तो प्रकाशिकी चैप्टर में वस्तु को दर्पण या लेंस के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। फोकस दूरी डिपेंड करता है कि किसी दर्पण या लेंस के बाईं ओर है या दाईं ओर है। यदि बाईं ओर होगा तो वो दूरी ऋणात्मक ली जाएगी और दाईं ओर होगा तो वो दूरी धनात्मक ली जाएगी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दर्पण से संबंधित, उस बिंदु को आइए हम लोग देखते हैं और इसको परिभाषा को जानते हैं कि क्या लिख पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों पहला हम लोग लेते हैं वक्रता केंद्र। ये हो गई वक्रता केंद्र, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक ना। और इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ये बच्चों वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या होगा कि कोई गोलीय दर्पण जिस पारदर्शी गोले के काट से बनी होती है उस पारदर्शी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये परिभाषा हो गई वक्रता केंद्र की। कोई गोलीय दर्पण जिस पारदर्शी गोले के काट से बनी होती है उस पारदर्शी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अगला बच्चों हम लोग ध्रुव के बारे में जानेंगे। ध्रुव का अंग्रेजी पोल होगा, जिसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों। दर्पण से सारी दूरियां ध्रुव P से ही मापी जाती है। तो बच्चों दर्पण के लिए जो भी दूरी लेंगे, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वो सारी के सारी दूरियां जो होगी वो ध्रुव से ही मापी जाएगी, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रधान अक्ष के बारे में जानेंगे। प्रधान अक्ष, ठीक, या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं बच्चों इसको। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष।
प्रधान अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस या इसको प्राइमरी एक्सिस भी कहते हैं, इस प्रकार से। तो आइए इसका भी परिभाषा जान लेते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से होकर गुजरने वाले काल्पनिक अक्ष को प्रधान अक्ष कहा जाता है। चित्र में बच्चों प्रधान अक्ष ये हो गया आपका, ये कौन सा अक्ष है, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। तो परिभाषा में लिखा गया है किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक अक्ष है उसे प्रधान अक्ष कहेंगे। अब अगला बिंदु लेते हैं बच्चों गौण अक्ष। इसे सेकेंडरी एक्सिस कहा जाता है। आइए जानते हैं गौण अक्ष कौन सा होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर यह दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण तक जाने वाली जो भी अक्ष होगा बच्चों, चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, तो गौण अक्षों की संख्या बहुत सारी होगी। तो ये वाला अक्ष जो है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, गौण अक्ष होगा। इन अक्षों का ये स्पेशलिटी है, अर्थात इन अक्षों का ये गुण है कि प्रकाश की किरण जब भी अक्ष पर जाएगी तो दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसलिए लौट जाएगी कि ये सारे अक्ष जो हैं ये परावर्तक सतह पर लंब हैं, क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। तो लंब की दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी दिशा में वापस आएगी परावर्तन के नियम I बराबर R के अनुसार। तो गौण अक्ष का परिभाषा यहाँ हम लोग अब लिखते हैं, जानते हैं कि क्या है। तो इसका लिखेंगे किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण तक जाने वाली यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे कि प्रधान अक्ष को छोड़कर, यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों कि प्रधान अक्ष को छोड़कर, प्रधान अक्ष को छोड़कर किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर दर्पण तक जाने वाले अक्ष को गौण अक्ष कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण के लिए अनेकों गौण अक्ष हो सकते हैं।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु को नोट कर लेंगे हम लोग बच्चों। क्या नोट करेंगे? अच्छा, नोट करके भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? नोट प्रधान अक्ष या गौण अक्ष, प्रधान अक्ष या गौण अक्ष पर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी अक्ष पर वापस लौट आती है। तो बच्चों, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको नोट कर लें। और भी बिंदु हम आगे बताने वाले हैं, तो इसे तत्काल नोट करें। तो आइए बच्चों, अब आगे हम लोग फोकस के बारे में जानते हैं। फोकस जिसे बड़ी ऐप के द्वारा चित्र में दिखाया गया है। तो ये फोकस क्या होता है बच्चों? तो प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है बच्चों, ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है। तो क्यों गुजरती है? तो ये जो किरण आ रही है, आप ध्यान से देखें तो अभी अभी तुरंत बतलाया है कि प्रधान अक्ष पर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक ना। और ये दोनों किरण के लिए देखिए आपतन बिंदु ये हो गया। आपतन बिंदु पर यदि आप C से गौण अक्ष खींचते हैं अर्थात अभिलंब खींचते हैं, तो ये आपतन कोण I हो गया। और इतना ही कोण बनाता हुआ ये किरण जो है फोकस से होकर क्या होगी? गुजर जाएगी। तो यहाँ भी आप यदि अभिलंब डालते हैं इस आपतन बिंदु पर, तो यहाँ भी आपका ये I हो गया। और इतना ही कोण बनाता हुआ जो है ये क्या होगा? किरणें परावर्तित हो जाएगी। और देखिए सारा किरण फोकस से पर क्या है? कटता है। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तित होने वाली सारी किरणें आपस में मिलेगी या काटेगी एक दूसरे को, वही इस दर्पण का क्या होगा? फोकस हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है, प्रधान अक्ष का वह बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है।
जिसे बड़ी F द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चों फोकस को आपने जान लिया है। अब देखिए अवतल दर्पण है तो उस दर्पण का फोकस बाईं ओर पड़ेगा, और यदि हम उत्तल दर्पण बनाते तब उसका फोकस दाईं ओर पड़ता। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए फोकस के बाद हम लोग फोकस तल की बात करेंगे। तो आगे हम लोग लेते हैं फोकस तल। ये फोकस तल क्या है उसे जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फोकस तल क्या है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक दूसरे को फोकस पर काटती है। तो ये तो फोकस बिंदु हो गया, ठीक ना, ये फोकस बिंदु हो गई ये वाला। लेकिन होता क्या है कि दर्पण पर यदि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें समांतर रूप से आपतित होती है तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब न बनकर थोड़ा फोकस के सामने ही नीचे बनने लगती है। आइए देखते हैं उसको। जैसे मान लेते हैं कि ये अनंत से किरणें क्या हो रही है, आ रही है इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये तो देखिए इस आपतन बिंदु पर ये अभिलंब हो गया बच्चों, और इतना ही कोण बनाकर क्या होगा, ये किरण आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो किरण यहाँ आपने दिखाया है वो देखिए यहाँ पर से आप यदि अभिलंब लेते हैं ना, इस प्रकार से गौण अक्ष हो गया ये, और ये कोण क्या बना दिया आई, और इतना ही कोण बनाता हुआ ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, काटेगा, और ये कोण R बन गया, और ये देखिए ये बन गया क्या, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब फोकस पर ही केवल नहीं बना है बल्कि फोकस से गुजरने वाला जो एक काल्पनिक तल है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से, उस तल पर बना है ये, ठीक ना। तो यही फोकस से गुजरने वाला जो काल्पनिक तल होगा जो प्रधान अक्ष के लंबवत ऐसे गुजरेगा बच्चों, इसे ही क्या कहते हैं, फोकस तल, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो तल देख रहे हैं इसी का नाम क्या है, फोकस तल है। तो परिभाषा कैसे देंगे, तो इस प्रकार से कि किसी गोलीय दर्पण के फोकस F से होकर गुजरने वाले काल्पनिक तल को फोकस तल कहा जाता है। तो फोकस तल भी आपने जान लिया है बच्चों। अब हम लोग दर्पण के लिए दूरी का बात करेंगे। तो अगला जो टॉपिक्स है वो हम लोग लेते हैं फोकस दूरी। फोकल लेंथ ज़्यादातर इसे छोटी एफ के द्वारा बच्चों सूचित किया जाता है। तो आइए दर्पण में जानते हैं कि ये फोकस दूरी क्या होती है। तो आपने अभी अभी जाना था
कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये प्रधान अक्ष को सभी किरणें फोकस पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। और ये भी जान लिया है कि सारी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी है उसे ही फोकस दूरी कहा जाता है इस प्रकार से। लेकिन ये फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस या प्लस हो सकता है। जैसे अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाईं ओर पड़ेगी, इसलिए इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में इसको उलट दें तो ये फोकस दूरी दाईं ओर पड़ जाएगी। तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी को धनात्मक लिया जाता है और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो आइए परिभाषा देखते हैं कि इसे कैसे लिख पाएंगे। तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से दर्पण के फोकस F की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कही जाती है, जिसे अधिकांशतः छोटी f द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल m के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा नोट लिख लेंगे। ये नोट क्या है? तो नोट में लिखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली जाती है। तो बच्चों ये फोकस दूरी की बात हो गई। अब हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, तो इतना नोट कर लें। अब बच्चों ऐसा है कि हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या है इस चित्र में समझिए। किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ऐसे भी बच्चों ये जिस गोले के काट से बना था वो उस गोले का ये केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या ही कहते हैं। तो यही है आपका वक्रता त्रिज्या। आइए समझते हैं कैसे लिख पाएंगे। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र C की दूरी
वक्रता त्रिज्या कहलाती है जिसे छोटी आर या बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अब बच्चों ऐसा है कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी वक्रता त्रिज्या बाईं ओर होगी। जैसे P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। लेकिन चूंकि ये दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से बाएं पड़ रही है, दर्पण से बाएं पड़ रही है, इसलिए अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। और इसी को उधर उलट दीजिए तो उत्तल दर्पण बन जाएगा और तब उसका जो है दाएं पड़ जाएगा वक्रता केंद्र, और इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की जो होगी वो धनात्मक होगी। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक ली जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली जाती है। तो इसको समझ लिया है आपने कि अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होगा वो बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक है। और उत्तल दर्पण जब बनाएंगे, चित्र में तो बनाया नहीं है, यदि इस प्रकार से हम लोग बनाएं और इधर वाला को सतह को क्या करें, चांदी से कलई कर दें बच्चों, तो ये जो होगा दर्पण ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा इस प्रकार से। तो देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या है, ये उत्तल वाला हो गया दर्पण बच्चों, ये उल्टा रंग दिया है, इसको इधर रंग आ जाएगा, पीछे रंग आएगा। दर्पण को हमेशा दाईं ओर ही रंगना चाहिए, हमेशा बाईं ओर जो है उसका परावर्तक सतह होता है। तो ये वाला जो है उत्तल दर्पण हो गया और ये वाला जो है ये अवतल दर्पण हो गया है, ये वाला, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दाईं ओर है और उसकी जो ध्रुव से दूरी होगी वो दाहिने होगी, इसलिए ये जो है धनात्मक है। इसी प्रकार इसका फोकस भी जो होगा, फोकस दूरी वो भी दाईं ओर है, इसलिए ये भी क्या होगी, प्लस में होगी। तो यही चीज़ चिन्ह परिपाटी को देखना होता है, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी बहुत आसान है। मैथ में आप जो है इस प्रकार से ये डिफाइन करते हैं, इस प्रकार से कोऑर्डिनेट में, और आप देखते हैं कि दाईं ओर की सारी दूरी को धनात्मक लेते हैं, बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, और ऊपर की ओर जो प्रधान अक्ष होगा उसके ऊपर की ओर दूरी को धनात्मक लेंगे, और प्रधान अक्ष के नीचे वाली जो दूरी होगी उसे ऋणात्मक लेंगे। समझ में ना आए तो इसको उठाकर सीधे पोल पर रख दीजिए इस प्रकार से, ऐसे, ठीक ना। और उसके बाद देखिए इधर दाएं दूरियां सब धनात्मक हो जाएगी, बाईं ओर की दूरी सब ऋणात्मक हो जाएगी। और यदि वस्तु को इस प्रकार से रखे हैं, कहीं पर मान लीजिए कि वस्तु आप रख लिए हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को ज़्यादातर आप h1 से डिनोट करते हैं,
तो ये चूंकि प्रधान अक्ष के ऊपर होगा इसलिए पॉजिटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये नीचे की ओर हो गया प्रधान अक्ष से, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को S2 लिखते हैं, तो नीचे की ओर की दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यही है चिन्ह परिपाटी, ठीक ना। तो इस प्रकार से है चिन्ह परिपाटी। और एक चीज़ और है जो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, वो है द्वारक। दर्पण का जो द्वारक है इसे एपर्चर कहते हैं। ये द्वारक क्या है, द्वार। तो द्वार कितना बड़ा है बच्चों, तो आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का दर्पण है, तो दर्पण का तो ये सांकेतिक चित्र हुआ। असल में जो दर्पण का परावर्तक सतह होगा बच्चों वो इस प्रकार से होगा, है ना, इस प्रकार से। और इसका पूरा जो व्यास होगा, ये देख रहे हैं, ये दर्पण के परावर्तक सतह का व्यास होगा। ये वाला व्यास जो देख रहे हैं आप, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, यही व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक। अर्थात गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को ही द्वारक कहते हैं। तो उसको लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि किसी गोलीय दर्पण के गोलीय परावर्तक सतह के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो आसान है परिभाषा द्वारक का भी, कि किसी भी गोलीय दर्पण के गोलीय परावर्तक सतह है, ठीक ना, ये परावर्तक सतह कैसा है, गोल है, इसी के व्यास को चाहे ऊपर से नीचे लीजिए या बाएं से दाएं लीजिए, तो इसी के व्यास को ही क्या कहेंगे, दर्पण का द्वार, अर्थात दर्पण का द्वारक, अंग्रेजी में एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक ना। तो बच्चों यही सब कुछ प्रमुख बिंदु था जो दर्पण के बारे में हम लोग को जानना आवश्यक होता है। और इसको जानने के बाद ही हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख की मदद से बना पाएंगे, जिसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार खींचते हैं तो उसे हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।